हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ मिस्टर कॉमर्स क्लासेस, जहां कॉन्सेप्ट ही पावर है। दोस्तों, आज मैं आपको गैर व्यापारिक संस्था के आय व्यय का एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और इसको अंत तक देखेंगे तब समझ आएगा बच्चों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 31 मार्च 2016 समाप्त हुए वर्ष के लिए अशोक क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है हाथ में रोकड़, प्रवेश शुल्क, चंदा दिया है, निवेश का विक्रय दिया और ऋण दिया है। इधर दिया है वेतन, किराया, विद्युत, छपाई, बीमा, विविध व्यय, फर्नीचर, हाथ में रोकड़। अब आपको मैं समझा देता हूँ। प्राप्ति पक्ष में ध्यान दीजिएगा, हाथ में रोकड़ को नहीं लिखा जाएगा आय पक्ष में। क्योंकि ये होती है हमारे लिए संपत्ति बच्चों। प्रवेश शुल्क का लेखा आय पक्ष में किया जाएगा। उसके बाद आएगा चंदा। अब देखिए ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों। चंदा 3 प्रकार का दिया हुआ है। जब प्राप्ति भुगतान खाते में चंदा 3 प्रकार का दिया हो और उसका समायोजन भी दिया हो, देखिए उसका समायोजन भी दिया हुआ है। समायोजन देखिए गत वर्ष का भी दिया है और चालू वर्ष का भी दिया है। इस टाइप की अगर कोई स्थिति क्वेश्चन में आ जाए कि प्राप्ति भुगतान में चंदा 3 प्रकार का हो, समायोजन में भी चंदा हो, तब आय व्यय खाता बनाते समय हम सिर्फ चालू वर्ष का चंदा लेते हैं 14,000 और समायोजन से भी हम क्या लेंगे, सिर्फ चालू वर्ष का चंदा 1,500 रुपये लेंगे। दोनों को प्लस करके आय पक्ष में लिखेंगे तो 14,000 प्लस 1,500 15,500 रुपये आ जाएगा बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो 14-15 का 1,000 है ये कहाँ आएगा। ये आएगा प्रारंभिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और 16-17 का अग्रिम है ये आएगा अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ओके। अब देखिए बच्चों, निवेश का विक्रय दिया हुआ है 30,000। भाई इसका लेखा नहीं किया जाएगा क्योंकि ये संपत्ति है। संपत्ति के विक्रय का या क्रय का लेखा नहीं करते, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसकी लागत दी हो तो विक्रय से लागत को माइनस करके लाभ या हानि की गणना की जाएगी और लाभ या हानि को आय या व्यय पक्ष में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बेचे गए विनियोग की लागत 20,000 है और बेचा कितने में, 30 में। भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 20 की चीज़ को 30 में बेचते हो तो 10 का प्रॉफिट होता है, तो ये 10,000 का जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारे आय पक्ष में विनियोग के विक्रय से लाभ। ठीक है। ऋण का लेखा नहीं होगा, ये जाएगा अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष। लेकिन अगर इसमें ऋण पर ब्याज का उल्लेख हो तो उसका लेखा हम व्यय पक्ष में करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर है ऋण पर ब्याज 10% वार्षिक 6 महीने का लगेगा, क्योंकि अक्टूबर है, अक्टूबर से मार्च 6 महीना होता है। 10,000 का 10% लेंगे 1,000 आएगा, 6/12 कर देंगे 500 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये आएगा बच्चों व्यय पक्ष में। अब हम देखते हैं कि वेतन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई समायोजन नहीं है। किराया दिया है लेकिन किराए में समायोजन है। देखिएगा किराए में बोला है दे का मतलब है देना बाकी है, अर्थात गत वर्ष का अदत्त और चालू वर्ष का दत्त दिया हुआ है। गत वर्ष का दत्त माइनस होता है, चालू वर्ष का दत्त प्लस होता है। उसी प्रकार विद्युत में भी हो जाएगा, गत वर्ष का दत्त माइनस चालू वर्ष का दत्त प्लस हो जाएगा। चंदा हो चुका है बच्चों। देखिए फिर है हमारे पास पूर्वदत्त बीमा, ये जस्ट अपोजिट होता है, गत वर्ष का प्लस होगा, चालू वर्ष का माइनस हो जाएगा। तो हम वेतन ज्यों का त्यों लिखेंगे, किराया में हम एडजस्टमेंट करेंगे, विद्युत में एडजस्टमेंट करेंगे, छपाई ज्यों का त्यों लिख देंगे, बीमा ब्याजी में एडजस्टमेंट करेंगे, विविध व्यय में बिना एडजस्टमेंट के चीज़ों को लिखा जाएगा। फर्नीचर को लेखा नहीं करेंगे, एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, और हाथ में रोकड़ का लेखा नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में फर्नीचर पे हरास बोला है। जब कभी किसी संपत्ति पे हरास बोले तो प्राप्ति भुगतान खाते की संपत्ति और समायोजन की संपत्ति दोनों को जोड़कर उस पे हरास लगाया जाता है और हरास का लेखा आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में किया जाता है बच्चों। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हेडिंग रहेगी अशोक क्लब का आय व्यय खाता 31 मार्च 2016 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। वेतन लिख लिए 20,000, किराया अभी बताया मैं 7,500 दिया था,
गत वर्ष का अदत माइनस कर दिए 7,000 आया, चालू वर्ष का अदत प्लस कर दिए 900, 7900 बाहर हो गया। फिर विद्युत 1500, चालू वर्ष का अदत पहले प्लस किए 1,000 रुपये और गत वर्ष का अदत माइनस किए 2,000, तो 500 बाहर आ गया बच्चों। फिर आया लेखन व छपाई व लेखन सामग्री, ये 1,000 रुपये ज्यों का त्यों बाहर आ गया। बीमा बच्चों 520 दिया था, गत वर्ष का पूर्वदत्त बीमा प्लस हो गया और चालू वर्ष का पूर्वदत्त बीमा माइनस हो गया, तो 620 रुपये बाहर हो गया बच्चों। फिर आया विविध व्यय 1500 रुपये विविध व्यय क्वेश्चन में दिया है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर आया ह्रास। अब देखिए ह्रास के लिए हम क्या करें, अभी बताया प्रारंभिक संपत्ति, समायोजन की संपत्ति प्रारंभिक होती है, 10,000 की दी हुई है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी 8,000 है, तो 10 और 8 18,000 हो गया। 10,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 18,000 और 18,000 का हम 10% ले लिए, तो कितना आ गया बच्चों, 1,800 रुपये आ गया। ये 1,800 रुपये का ह्रास हम लिखेंगे व्यय पक्ष में, ये व्यय पक्ष में आ गया। ठीक इसी प्रकार ऋण पर ब्याज 10,000 का ऋण था, 10% ब्याज 6 महीने का ले लिए, तो 500 रुपये आ गया। ये व्यय पक्ष हो गया बच्चों। टोटल आया 33,820 करके बता दूं, 20 और 7 27 और 1 28 और 1 29,400, 30,000 31,000 32,000 33,300 33,820। हम आते हैं अब आय पक्ष में। आय पक्ष में देखते हैं बच्चों क्या है हमारे पास। चंदा था 14,000, मैं पहले बताया चंदा 3 प्रकार का दिया है। बीच वाला चंदा चालू वर्ष का होता है, उसको लेंगे और समायोजन से चालू वर्ष का प्राप्त लेंगे 1,500, तो टोटल कितना आ गया, 15,500 आ गया। विनियोग की बिक्री लागत थी 20,000, बेचा 30 में, लाभ हो गया 10,000 का बच्चों। प्रवेश शुल्क 8,000, व्यय की राशि ज़्यादा थी अर्थात खर्चा ज़्यादा हो गया, आय कम हो गई, तो वो घाटा कहलाता है, डेफिसिट कहलाता है, व्यय का आय पर आधिक्य कहलाता है, या तो इसको व्ययाधिक्य भी कहते हैं बच्चों। इस प्रकार आपका ये आय व्यय खाता कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हमको बनाना है इसमें प्रारंभिक चिट्ठा। प्रारंभिक चिट्ठा सबसे पहले क्यों बनाया जाता है, अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप जवाब दीजिएगा कि प्रारंभिक चिट्ठा बनाया जाता है प्रारंभिक पूंजी या पूंजी कोष ज्ञात करने के लिए, जिसमें हम गत वर्ष की संपत्ति या प्रारंभिक संपत्ति से प्रारंभिक दायित्व को घटा देते हैं बच्चों। अर्थात प्रारंभिक चिट्ठे में सिर्फ प्रारंभिक संपत्ति और प्रारंभिक दायित्व का लेखा किया जाता है। प्रारंभिक चिट्ठा बनाने के लिए क्वेश्चन से हम सिर्फ 2 चीज़ उठाते हैं। पहली चीज़ होती है बच्चों गत वर्ष की रोकड़ अर्थात प्रारंभिक रोकड़, और दूसरा होता है गत वर्ष का चंदा यदि क्वेश्चन में दिया है तो। बाकी पूरा समायोजन से लेते हैं तो 5,000 और 1,000 6,000 रुपये हम देखिए यहाँ पे हम 6,000 रुपये लिख लिए हैं। ये आपको देखिए अलग अलग लिखे हैं। 5,000 की रोकड़ है, अप्राप्त चंदा गत वर्ष का 1,000, 2 चीज़ क्वेश्चन से उठाए, बाकी सारा चीज़ समायोजन से लेंगे। विनियोग समायोजन में दिया था लागत 20,000 की। अब आप बोलोगे सर विनियोग तो बिक चुका, ये कहाँ से आया? भाई विनियोग बिका कब है? वर्ष के अंत में। देखिए कैसे समझ आया, ये कहाँ दिया इसका विक्रय मूल्य प्राप्ति भुगतान खाते में। प्राप्ति भुगतान खाता कब बनता है? वर्ष के अंत में। अर्थात ये जो बिक्री दी हुई है ये वर्ष के अंत की है, अर्थात प्रारंभ में तो नहीं बिका था ना, तो प्रारंभ में 20,000 रुपये का था, तो ये 20,000 रुपये हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। फर्नीचर भी देखिए समायोजन में दिया हुआ है। अब सोचेंगे सर फर्नीचर में ह्रास क्यों नहीं लगा है? भाई प्रारंभिक चिट्ठे में बेटा ह्रास की गणना नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा। पूर्वदत्त बीमा, ये प्रारंभिक पूर्वदत्त बीमा है, 300 रुपये दिया था। अदत्त किराया प्रारंभिक अर्थात गत वर्ष का, और अदत्त विद्युत गत वर्ष का। क्रेडिट अर्थात संपत्ति का टोटल किए 36,300 आया, 20 और 30 और 5 35 और 1 36,300 में हम ये दोनों को माइनस कर दिए तो हमारा 33,800 रुपये की प्रारंभिक पूंजी आ गई बच्चों। यही निकालना इसका उद्देश्य होता है। ये ट्रांसफ़र होता है अंतिम चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। इस प्रारंभिक पूंजी में हम अगर आय का व्यय पर आधिक्य निकला अर्थात सरप्लस निकला है तो प्लस करते हैं, और डेफिसिट निकली है तो माइनस करते हैं। देखिए हम माइनस किए 320 तो 33,480 बाहर आ गया बच्चों। उसके बाद अब मैं आपको बताया था कि 3 प्रकार का चंदा है, इसमें इसको हम प्रारंभिक चिट्ठे में लिखे, इसको आय व्यय में लिखे, तो इसको हम लिखेंगे 1,000 रुपये अग्रिम चंदा। कहाँ आ जाएगा? दायित्व पक्ष में। और दूसरी चीज़ क्या आएगी बच्चों, ये जो ऋण है 10,000 का, ये आ जाएगा 500 ब्याज प्लस करके। तो आप देखिए, ये देखिए
अग्रिम चंदा 1000, ऋण 10,000 प्लस ब्याज 500 प्लस करके टोटल कितना आ गया 10,500। ये अदद किराया ये चालू वर्ष का था और अदद विद्युत ये भी चालू वर्ष का है। गत वर्ष का प्रारंभिक चिट्ठे में लिख लिए हैं। इतना अगर हम टोटल करते हैं तो 33 और 34 और 10 44 और 1 45 और 1 46,400 46,880। ये आप बुक से आंसर देखिए बच्चों, एग्जैक्ट आंसर टैली हो गया इस क्वेश्चन का। एसेट्स में आते हैं, संपत्ति में। याद रखिएगा बच्चों, जब संपत्ति में लिखा जाता है तो यहाँ पर सिर्फ अंतिम रोकड़ लिखते हैं, प्रारंभिक रोकड़ प्रारंभिक चिट्ठे में लिख चुके हैं हम। फर्नीचर, कोई भी जब संपत्ति लिखी जाती है अंतिम चिट्ठे में तो प्रारंभिक संपत्ति अर्थात समायोजन की और क्वेश्चन दोनों की संपत्ति को जोड़ के लिखा जाता है और इसमें ह्रास भी लगाया जाता है, अर्थात 8,000 और 10 18,000 में 1,800 का ह्रास माइनस किए तो कितना आ गया 16,200। फिर आप देखिए एक अप्राप्त चंदा है बच्चों, कहाँ पर दिया हुआ है, ये चालू वर्ष का 1500 डबल एंट्री होती है समायोजन की। एक बार आय व्यय खाते के आय पक्ष में चालू वर्ष के चंदे से प्लस के दूसरी एंट्री होगी चिट्ठे के अंतिम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अब आप बोलोगे सर ये प्रारंभिक चंदे की क्यों नहीं हुई 1,000? बेटा इसकी हम प्रारंभिक चिट्ठे में कर चुके हैं और आप देखिए समायोजन में और क्वेश्चन में दोनों अमाउंट सेम दिया है, दोनों अमाउंट सेम दिया है तो अगर दोनों का डिफरेंस लें तो 0 आएगा, इसलिए अंतिम चिट्ठे में इसकी एंट्री नहीं होगी। चलिए अंतिम चिट्ठे में हम देखते हैं किसकी एंट्री हम कर चुके, अप्राप्त चंदे की एंट्री कर चुके। अब क्या बचा, पूर्वदत्त बीमा चालू वर्ष का, ये भी 200 की एंट्री कर दिए। इसका भी टोटल जब हम करेंगे बच्चों तो 46,880 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बच्चों, और एक बड़ी मस्त लाइन जो है उसको टाइप करिए बच्चों, कॉन्सेप्ट इज पावर। बने रहिए अमित सर के साथ, अमित सर के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों।